नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कोटक न्यू प्रेजेंट शेयर बाजार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और बाजार की बात करें, एक अच्छी एक गलत बात है। अच्छी बात यह है कि जो 10 DMA है उसको होल्ड कर रहा है निफ्टी 26,125। जी हाँ, इसके ऊपर लगातार जो है हम देख रहे हैं, कोशिश कर रहा है रहने की। हालांकि एक बार के लिए 26,100 टूटा और 26,096 का लो भी बनता हुआ हमने देखा, लेकिन उसके बाद से फिर से रिकवरी आती हुई दिखाई दी और अभी 26,140 के आसपास है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी जो है एडवांस डिक्लाइन रेशियो वो बुल्स के पक्ष में है। 1520 शेयर मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं और 1233 शेयरों में हम देख रहे हैं दबाव। खराब बात यह है कि लगातार तीसरा दिन है कि जब बाजार के अंदर प्रेशर देखने को मिल रहा है, निफ्टी प्रेशर में है। लेकिन आज जो है, जो हमने थंब भी लगाया है, हमारा पोल भी चल रहा है और वो ये है कि क्या आज जो है बाजार में लोअर लेवल से रिकवरी आएगी और क्या 26,200 के ऊपर जा सकता है क्या निफ्टी। और ये गट फीलिंग कह रही है कि शायद आज 26,200 के ऊपर जाना चाहिए 2 दिन की गिरावट के बाद। बाकी देखते हैं किस तरह की बाजार की चाल रहेगी और क्या एक्सपर्ट हमारे कह रहे हैं, उनसे जो है हम पल पल की जानकारी लेते रहेंगे। हमारे साथ कई सारे विशेष मेहमान जुड़ने वाले हैं, जिनसे आज के इंट्राडे ट्रेड, पोजिशनल ट्रेड और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के आइडियाज़ जो है डिस्कस करेंगे। और बजट 2026 को लेकर के तो लगातार हमारी बातचीत हो ही रही है। सबसे पहले रूबरू कराते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं अविनाश गोरक्षकर जी। अविनाश सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। और वीएल अम्बाला जी भी जुड़ चुकी हैं। अम्बाला मैम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले आप लोगों से बाजार पर ही टिप्पणी जानना चाहेंगे। अविनाश सर, सबसे पहली टिप्पणी आपकी, कैसे देख रहे हैं सर? बहुत कुछ चल रहा है दुनिया भर के अंदर, भारतीय बाजार भी उससे अछूते रह नहीं सकते हैं। आप कल फिर से सिल्वर ने नया हाई लगा दिया, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग अब देखने को मिल रही है, लेकिन जो रैली देखने को मिल रही है सर, किस तरीके से देख रहे हैं और ये किस तरीके से इम्पैक्ट करेगी भारतीय बाजारों को? नहीं, पहले तो गुड मॉर्निंग विपुल। मुझे लगता है कि बाजार का जो मूड है वो मेरे ख्याल से एक डेफिनेटली अभी स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक होगा। जैसे कि कल जो रिजल्ट अपडेट्स आए हैं ज्वेलरी कंपनीज के, जैसे कि मैं देख रहा था टाइटन ने करीबन 40% ज्यादा डिमांड कहा है कि दिसंबर के क्वार्टर में आया है। प्लस मुझे लगता है कि बैंकों की बात करें तो पीएसयू बैंकों ने बहुत अच्छा अपडेट दिया है। एफएमसीजी कंपनीज की बात करें तो वहां पे भी वॉल्यूम ग्रोथ 5 to 6% आने की उम्मीद है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए अलग अलग पॉकेट्स में अच्छा सिनारियो दिख रहा है। अगर हम ऑयल कंपनीज की बात करें तो क्रूड के कीमतें गिरी हैं, तो उसका असर आपको ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे पॉजिटिवली देखने को मिलेगा, जैसे कि एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी है। और एक जो डेवलपमेंट मॉर्निंग में मैंने देखा है जो शायद अभी भी कंटिन्यू हो, कि रुपया अभी थोड़ा अप्रिशिएट हो गया। अगर रुपया अप्रिशिएट होता है विपुल, तो वो इंडियन मार्केट्स के लिए अच्छी बात है और वो शायद एक कारण बनेगा कि सेकंड हाफ में मार्केट्स थोड़ा सा एक रिकवरी मोड में आपको देखने को मिले, क्योंकि एफआई की बिकवाली काफी हो चुकी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम मार्केट के ऊपर काफी कंस्ट्रक्टिव है और अभी 12-13 तारीख के बाद तो नतीजों का सीजन शुरू हो जाएगा। तो सब कुछ स्टॉक स्पेसिफिक होगा, जहां पे नतीजे अच्छे आएंगे वहां पे अच्छा आपको बाउंस देखने को मिलेगा। तो मैं निवेशकों को यही कहूंगा कि थोड़ा इंतजार करें, नंबर्स आने के बाद मार्केट में आपको बहुत सारी स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी देखने को मिलेगी। बिल्कुल। और चलिए अब बात कर लेते हैं साहिल खान साहब की। जेबीएम ऑटो को लेकर के सर जानना चाह रहे हैं और कह रहे हैं 40 शेयर हैं, 667 पर बाई कर रखा है, लेकिन अच्छा नज़रिया इनका शॉर्ट टर्म का है। ये थोड़ा सा मामला भी जो है इनका गड़बड़ है, लेकिन ठीक है। अभी ज़रा देखते हैं, जेबीएम ऑटो अभी चल रहा है 665 पे। सर 2 रुपये नीचे है, इनकी खरीद से कोई खास अंतर नहीं है, लेकिन आपका नज़रिया ज़्यादातर जो है आप लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म की बात ही करते हैं, लेकिन आज की जो रिकवरी है इस पर कोई टिप्पणी अगर आप करना चाहें साहिल खान साहब के लिए। कह रहे हैं कि यहाँ पर, और बाकी मैम स्टॉप लॉस टारगेट आप बता दीजिएगा। एक ऑटो इंसल्रीज पे व्यू और जेबीएम ऑटो पे टिप्पणी मैं पहले अविनाश सर से ले लेता हूँ। जी सर। नहीं विपुल, मुझे लगता है कि देखिए कंपनी तो बहुत बढ़िया है। मारुति का काफी बड़ी वेंडर है और ऑटो सेक्टर में जिस प्रकार की तेजी हमने अभी तीसरी तिमाही में देखी है, लग तो रहा है कि आने वाला साल भी इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पैसेंजर कार जो सेगमेंट है वहां पे ज्यादातर जेबीएम ऑटो काम करती है और मुझे लगता है कि इनका नजरिया कम से कम 6 to 12 मंथ्स होना चाहिए। देखिए ऑटो सेक्टर अभी बहुत समय के बाद ट्रैक्शन दिखा रहा है, जीएसटी कट हो गए हैं, रेट कट हो चुका है, बारिश अच्छी है, तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम ग्रोथ आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा सब्र और इंतजार करिए, 6 to 12 मंथ्स में मुझे लगता है कि अच्छी खासी कमाई होगी। तो यहाँ पे निवेश कंटिन्यू होल्ड करिए। मेरे ख्याल से 6 to 12 मंथ्स का नजरिया करते हैं तो यहाँ से कम 15-16% की अपसाइड तो पॉसिबल लग रही है। ये बात है खान साहब।
सेक्टर को लेकर के सर फार्मा में आज अच्छी खासी बाइंग भी देखने को मिल रही है, अलग अलग शेयरों में लुपिन अच्छा चल रहा है, बाकी शेयर अच्छे चल रहे हैं। आपका व्यू अगर आप इसको ट्रैक करते हो तो एमक्यू और फार्मा को लेकर के कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे सर? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए रिसेंट लिस्टिंग है और कंपनी काफी वेल मैनेज्ड है मेरे ख्याल से। जिस प्रकार से इनका बिजनेस मॉडल है बहुत डोमेस्टिक एज वेल एज एक्सपोर्ट मार्केट में ये काम करते हैं। देखिए मैं कहूंगा कि ये एक ऐसा स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अगर आपका एकदम शॉर्ट टर्म व्यू है तो हो सकता है कि स्टॉक थोड़े एक छोटे दायरे में काम करे, लेकिन अगर नजरिया मेरे ख्याल से साल भर का है तो डेफिनेटली हमको लगता है कि यहाँ से भी अच्छी खासी बढ़त मिलेगी। शॉर्ट टर्म में नहीं बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म में हमारा व्यू पॉजिटिव है। तो यहाँ पे अगर आपको खरीदना भी है तो मैं समझता हूँ कि इसमें थोड़ी सी पोजीशन आप ऐड कर सकते हो, लेकिन नजरिया कम से कम साल भर का रखें। 280 के आसपास लिए हुए हैं तो ज़्यादा लॉस में तो नहीं है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर जेएसडब्ल्यू इंफ्रा को लेकर के? नहीं देखो विपुल, पहली बात तो जो पोर्ट कंपनी आप बता रहे हो यहाँ पे जो इनका कंपेरेबल पेयर है वो तो अडानी पोर्ट है। अडानी पोर्ट, हाँ। और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा ने भी पोर्ट का बिजनेस में एंट्री की है। देखिए ग्रुप भी बहुत सॉलिड है, काफी इनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है। मैं इनको यही कहूंगा कि अगर आपको जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में पैसा बनाना है तो मेरे ख्याल से कम साल 1.5 साल का नजरिया रखिए, क्योंकि ये ऐसे कंपनीज है जो थोड़ा समय दिखाएंगी नंबर्स दिखाने के लिए, लेकिन एक बार नंबर आता है तो उसके बाद इसमें भरपूर तेजी आएगी। तो ये पोर्टफोलियो स्टॉक रहेगा अगर इन्होंने खरीदा है, और अगर इनका नजरिया बहुत ही शॉर्ट टर्म है तो मुझे नहीं लगता है कोई बड़ी अपसाइड आएगी। बट हाँ, अगर नजरिया कम से कम 12-15 महीने का है तो डेफिनेटली आने वाला साल इनके लिए अच्छा रहेगा। देखो पोर्ट बिजनेस बढ़ रहा है, मेरे ख्याल से इंडिया में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट को अगर हम देखें तो पोर्ट एक बहुत बड़ा यंत्र होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी मेजर करने के लिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें निवेशित रहिए, थोड़ा सा टाइम यहाँ पे दे दीजिए, तभी आपका पैसा बनेगा। ठीक। छोटी टिप्पणी अगर आप कर दें फिर हम फटाफट अगली टिप्पणी अगले सेगमेंट की तरफ बढ़े। रविंद्र सिंह जी आपसे ही जानना चाह रहे हैं, कह रहे हैं अविनाश सर से प्लीज़ दीपक नाइट्राइट पर व्यू दिला दीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। क्या अभी एवरेज भी कर सकते हैं? लॉन्ग टर्म व्यू है, आपका व्यू जानना चाह रहे हैं दीपक नाइट्राइट को लेकर के, क्या भविष्य आप देख रहे हैं? नहीं बिल्कुल, अगर आपका नजरिया कम से कम 1.5-2 साल का है, क्योंकि देखिए दीपक नाइट्राइट अभी इस लेवल पे पहुंचा है कि जो एक्सपेंशन के जो प्रोजेक्ट्स है उसका असर आपको 26-27 यानी अगले साल देखने को मिलेगा। और कंपनी बहुत वेल पोजीशन्ड है। देखिए स्पेशलिटी केमिकल्स में काफी दिग्गज प्लेयर है, और मुझे लगता है कि केमिकल सेक्टर की बात करें तो बहुत समय तक अंडर परफॉर्म किया है। हमारा मानना है कि अगले साल स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में वापस एक अपटर्न आपको देखने को मिलेगा, और दीपक नाइट्राइट एक बहुत फ्रंटलाइन प्लेयर है इस सेगमेंट में, बहुत सारे सेक्टर्स को वो केटर करता है। तो नजरिया अगर आपका कम से कम साल 1.5 साल का है तो ही यहाँ पे निवेश करिए और एवरेज करिए। मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा विकल्प है, लेकिन टाइम की जरूरत है, आपको कम से कम 12-15 महीना यहाँ पे देना पड़ेगा। चलिए ठीक है। शेयर पे सर सबसे ज़्यादा जो है नंबर 1 पे जो ट्रेंड कर रहा है, एक तो आईपीओ है जो भारत कोकिंग कोल का है, इस पर रिव्यू ले लेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है रिलायंस पे बात करना चाहेंगे आज, और आप दोनों की टिप्पणी इस पर जानना चाहेंगे। रिलायंस पे काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउसेस की जो है रिपोर्ट्स भी आई हैं 1800 के ऊपर तक के टारगेट निकल करके आते हुए। अभी क्या करना चाहिए सर? रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 1500 के आसपास चल रहा है, बिल्कुल फ्लैट ट्रेड करता हुआ। क्या अभी जो है यहाँ पर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी है? पिछले 3 दिन से ये लगातार ट्रेंड में बना हुआ है और बाजार को नीचे लाने में इन भाई साहब की बड़ी भूमिका रही है। नहीं विपुल, मुझे लगता है कि देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो इस शेयर में आप पैसा तभी बनाते हो जब थोड़ा सा आप कॉन्ट्रा ट्रेड करोगे। रिलायंस में फंडामेंटली मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट तीसरी तिमाही जो आएगी उनके जीआरएम्स काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ेंगे, और इसका असर इनके प्रॉफिटेबिलिटी स्पेशली ऑयल एंड गैस के बिजनेस पे आएगा। अभी तो हमने ये भी खबर सुनी है कि रिलायंस बेसिकली मिनरल वाटर में आने वाला है। तो नए नए बिजनेसेस रिलायंस कोशिश कर रहा है कि एंटर करे। बट सबसे बड़ी बात है कि इस साल दैट इज मार्च के बाद मार्केट को ये भी अनुमान है कि शायद रिलायंस रिटेल का डीमर्जर या मोनेटाइजेशन होने की पॉसिबिलिटी है। तो मुझे लगता है कि 1500 के करीब अगर कोई खरीदिया है तो डेफिनेटली एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। देखिए शॉर्ट टर्म में हो सकता है स्टॉक में कोई ना कोई कारण से स्टॉक थोड़ा गिरा है, लेकिन 1475-1500 का लेवल अगर आपको मिलता है तो डेफिनेटली यहाँ पे खरीदना चाहिए। अच्छा पोर्टफोलियो स्टॉक है, अच्छी खासी बढ़त आपको अगले साल तक मिलेगी। ठीक मैम, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं एक और शेयर की जिसको लेकर के चिंताएं काफ़ी हो रही हैं। वो है एलडीआर के इशू को लेकर के। एचडीएफसी बैंक लगातार अंडर परफॉर्मेंस दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। जिनके पोर्टफोलियो में है, क्या करें अविनाश सर, एक महीने में करीब 5%, पिछले 6 महीने में भी 3-4% का निगेटिव रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। बीते 6 महीने से कोई पॉजिटिव रिटर्न आए नहीं है। आपकी सलाह क्या रहेगी अब एचडीएफसी बैंक को लेकर के?
नहीं, मेरे ख्याल से देखिए एक प्राइवेट सेक्टर बैंक में एचडीएफसी बैंक की बात करें तो ये एक ऐसा स्टॉक हो गया है जहाँ पे कोई नया ट्रिगर नहीं है। अगर आप दूसरे बैंकों का बिजनेस अपडेट देखोगे तो मार्केट काफी एक्साइट है, स्पेसिफिकली सरकारी बैंक्स की अगर हम बात करें तो पीएनबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है। तो हमारा मानना है कि देखिए अभी सरकारी बैंक्स काफी वेल पोजिशन्ड है। हो सकता है कि आपको सरकारी बैंक्स में ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड मिले और डेफिनेटली वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्काउंट पे चल रहे हैं। तो एचडीएफसी बैंक जिनके पास है वो होल्ड करे। देखिए नंबर्स आएंगे, मैनेजमेंट की कमेंट्री आएगी, नंबर्स का विश्लेषण होगा। मुझे लगता है उसके बाद एक फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी अगर आती है तो हम देखेंगे। बट फ्रेश बाइंग अभी फिलहाल मत करिए, जिनके पास है वो होल्ड करे। और अगर खरीदना ही है तो मैं समझता हूँ कि फेडरल बैंक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, उसके बाद कैनरा बैंक है, ये विकल्प देख लीजिए क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट टू मीडियम टर्म दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा लगा है। ठीक सर। सर आप अभी कहाँ पे कुछ बाइंग की जा सकती है, या फिर जाते जाते कोई रिकमेंडेशन आपकी और साथ में डिस्क्लोजर सर? देखिए मुझे लगता है कि बजट में फर्टिलाइजर सेक्टर और मेरे ख्याल से मेरे ख्याल से जो ऑटो सेक्टर है इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके वहां पे अच्छी अनाउंसमेंट्स आ सकती है। मेरे ख्याल से देखिए दिग्गज में हमको यही स्टॉक अच्छा लग रहा है जो महिंद्रा एंड महिंद्रा है। ऐसे वीक बाजार में अगर आपको पोजीशन लेनी है तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा क्वांटिटी एमएनएम में खरीद के बैठ जाइए। बजट में नहीं बट डेफिनेटली जो रिजल्ट्स आएंगे दिसंबर क्वार्टर के बहुत ही दमदार आने की उम्मीद है। तो यहाँ पे हमको लगता है कि अगर 6 से 12 महीने का टाइम फ्रेम कोई रखता है तो 3950 4000 का भी लेवल पॉसिबल है। तो ये हमारी तरफ से एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म पिक एमएनएम। चलिए। और मैम सर डिस्क्लोजर? डिस्क्लोजर इनफैक्ट देखिए विपुल, जो भी स्टॉक्स हमने आपको बताया हो सकता है हमारे क्लाइंट्स को भी वही स्टॉक्स हमने बताए। पर्सनल लेवल पे मेरी कोई पोजीशन इन स्टॉक्स में नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।